तो दोस्तों नमस्कार, शिक्षा टाउन के इस नए इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनिट 4 जी। यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी। यूनिट 4 आपकी बेसिकली है इंटरनेट के बारे में, है ना। वर्किंग कैसे होती है इंटरनेट की वो आपको यहाँ पर समझनी होगी, है ना। इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं ये भी आपको समझना होगा, है ना। इंटरनेट का क्या क्या यूज़ है ये भी आप समझते हैं, है ना। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी आप यहाँ पर समझते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं ये भी आप यहाँ पर समझते हैं। तो यूनिट अभी लेकर के अभी हम लोग देखें तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक, है ना। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक हम लोगों ने अभी तक कंप्यूटर का खत्म किया था। इससे पहले वाली जो क्लास थी वहां पर हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खत्म किया, है ना। किसको? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खत्म किया। हम लोगों ने MS एक्सेल को भी सीखा कि भाई वहां पर कैसे काम होता था। MS वर्ड को भी हम लोगों ने सीखा कि भाई यहाँ पर कैसे काम होता है। और उसके बाद में अब जो हमारी आई है वो आई है यूनिट 4, है ना। यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 बेसिकली इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। तो मोटिवेशन यही है कि भाई जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। बहुत दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी जिसका रीज़न यही है कि हमें डिसलोकेट करना पड़ा है। हमें अपने एक तरह से होम टाउन से बाहर आना पड़ा है। यहाँ पर सेटलमेंट होने में अभी समय लग रहा है। अभी भी यहाँ पर इंटरनेट इश्यूज और जो अभी एक तरह से लाइट्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बिना वीडियो के क्लासेस देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में अब रेगुलर करने की कोशिश है। आप लोगों को कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में आपको कंटेंट देने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर भी होती जाएंगी। कोर्स भी धीरे धीरे आपका चलता रहेगा। कोशिश यही है जो 10-12 दिन हम यहाँ पर हैं अभी इस दौरान में आपका ये कंप्यूटर का कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद में जो हम लोगों को पढ़ना रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी दो पार्ट रहेंगे जिनको हम लोग आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ना है वो है मतलब जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंटरनेट, है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक? हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा। हम लोगों ने पहले तो बेसिक्स पढ़े थे। यूनिट 1 में क्या पढ़ा था? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूनिट 2 में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर हम लोगों ने विंडोज़ के बारे में देखा था, हम लोगों ने लाइनक्स के बारे में देखा था। बेसिक्स जो हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था, पढ़ा था, समझा था, है ना। इसके बाद में जो अगला पार्ट आया था वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का पार्ट था। वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोगों ने MS वर्ड को समझा, है ना। MS वर्ड के बाद में हम लोगों ने जो है वो स्प्रेडशीट, जिसे हम लोग एक्सेल भी कहते हैं, स्प्रेडशीट में काम करके भी देखा, है ना। हम लोगों ने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझने की कोशिश की। इसके बाद में जो अगला हमारा आया वो आया पावर पॉइंट, है ना। पावर पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं ये किस में बनी हुई हैं? ये पावर पॉइंट में बनी हुई हैं। पावर पॉइंट को भी हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पर अब क्या पढ़ना है? अब इसके बाद, है ना, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक टॉपिक है ना। हम लोग यहाँ पर भी जैसे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर आपका ये जो यूनिट है वो है वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। आपको यहाँ पर इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम में आखिर होता क्या है। इसमें सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हार्डवेयर होता है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इन्हीं के माध्यम से तो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में कंप्यूटर के बाद में हम लोगों ने कंप्यूटर में जो जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गई, हम लोगों की यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस हो गई, बहुत सारी कैलकुलेशन के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं, है ना, कैलकुलेशन के लिए, है ना, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स, उनको हम लोग कंट्रोल यूनिट्स कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारे पास में थी, इसको भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने मॉनिटर्स को भी कवर किया जो कि जो कि इनपुट आउटपुट शो करने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने प्रिंटर्स को देखा जो कि आउटपुट को हार्ड कॉपी में प्रिंट करके दे रहे थे। यहाँ पर मॉनिटर्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी में दे रहे थे, प्रिंटर उसी चीज़ को हार्ड कॉपी में दे रहा था। हम लोगों ने और देखा कि माउस जो है वो हमारा इनपुट लेने का काम करेगा, कीबोर्ड भी हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा इनपुट लेने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक कंप्यूटर सिस्टम में जो जो रहा वो हम लोगों ने देखा। एक पर्टिकुलर सिस्टम जो आपके पास में
फिजिकली मौजूद है। अब इसमें आप क्या क्या कर पा रहे थे, इसमें आपके पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो पार्ट है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक तरह से प्ले ग्राउंड है। क्या है ये? प्ले ग्राउंड है। इसके अंदर बहुत सारे खेल हो रहे हैं, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है। उसी प्रकार से एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर आप कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कभी आप एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हैं, कभी आप स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, कभी आप नोट्स ऐड कर रहे हैं, कभी आप मूवी देख रहे हैं, कभी आप जो है वो सॉन्ग्स यहाँ पर सुन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप वैरायटी ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो प्लेग्राउंड है वो क्या है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जिससे आप यूजर इंटरेक्ट कर पाता है कंप्यूटर सिस्टम से, वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी सारी चीजें कर रहा है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में अब देखिए, जो हमारा एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो किस लिए है? वो किसी कुछ ना कुछ बनाने के लिए ही तो है ना। कुछ ना कुछ बनाने के लिए। अब कुछ ना कुछ बनाने में जो सबसे बड़ा, सबसे जो ज्यादा यूज करने किया जाने वाला टूल है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, है ना। इनके बारे में हम लोगों ने कहां पर पढ़ा? इनके बारे में हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या आया? एमएस वर्ड आ गया, जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में फाइल को दे रहा था, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रहा है। अब सिंपल टेक्स्ट हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने उसमें डिजाइन ऐड कर दी। अब अगर मान लो केवल टेक्स्ट ही तो होता नहीं है, कैलकुलेशन भी होते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने एक्सेल का यूज कर लिया, है ना। कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने एक्सेल का यूज कर लिया। तो वर्ड प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हमें बताए गए, जो कि एक कंप्यूटर, है ना, एक कंप्यूटर, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में हमें क्या दे रहा है? बहुत सारे काम करने का एक स्पेस दे रहा है, चाहे वो जिस भी प्रकार का काम हो। यहां पर हम लोगों ने काम लिख दिए, जिस भी प्रकार का काम हो वो एक स्पेस उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज कर ली है और आप किसी को बताएंगे नहीं। आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले सबको बता के आते हैं, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने जो रोटी बनाई थी वो बिल्कुल गोल बनी। ऐसा करते हैं ना आप सब, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे आप कोई काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो उस फाइल को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? फाइल को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, फाइल की शेयरिंग जो है वो पोर्टेबल डिवाइसेस के माध्यम से भी होती है। अब पोर्टेबल डिवाइसेस क्या है? जिन्हें आप कंप्यूटर सिस्टम में प्लग करेंगे, जैसे पेन ड्राइव हो गया, प्लग किया आपने, और उसके बाद में उसमें आपने डेटा को स्टोर किया, और उसके बाद में वो डेटा आप ले जाकर के कहीं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका एक दोस्त दिल्ली में रहता है और आपका एक दोस्त लखनऊ में रहता है, और आप रहते हैं उत्तराखंड में, नैनीताल में, ठीक है। अब नैनीताल से आपको दिल्ली भेजना है कोई इंफॉर्मेशन, तो क्या हर बार आप पेन ड्राइव का यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना। हर बार आप पेन ड्राइव लेकर के उसके पास जाएंगे? नहीं करेंगे ना। ऐसा अगर मान लीजिए दिल्ली तो चले गए, मान लीजिए पास है, उसके बाद लखनऊ जाना पड़ा, और दूर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं टाइम का एक तरह से वेस्ट नहीं लगेगा? क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जिसके माध्यम से आप फिजिकली वहां जाए बिना आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपने डेटा को वहां तक पहुंचा पाए, है ना। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इंटरनेट का, है ना। इंटरनेट एक मीडियम है जिसके माध्यम से फाइल्स का ट्रांसफर किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस किया जा सकता है। इन्हें हम लोग कंप्यूटर, इन्हें हम लोग घर में भी यूज करते हैं, इन्हें हम लोग स्कूल्स में भी यूज करते हैं, इन्हें हम लोग हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं, इन्हें हम लोग बहुत सारे ऑफिसेज में भी यूज करते हैं, बैंक में भी इसका यूज है। छोटे छोटे शॉपकीपर भी आप देखेंगे तो वो भी कंप्यूटर का यूज करके बिल को प्रिंट करने का काम करते हैं। अब ये कंप्यूटर का यूज करके बिल को प्रिंट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा को, और उसको डेटा को ऑनलाइन फीड भी कर रहे हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा, एक ऐसा टूल हमें मिला जिसके माध्यम से हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंची। पहले, सबसे पहले पता है हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने मैसेज करना सीखा, है ना। एक फोन से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो मैसेज भेजने का प्रोसेस है, पहले हम लोगों ने वो सेटअप किया। फेसबुक पता है कैसे बना था? फेसबुक बना था जब एक यूनिवर्सिटी, है ना, एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों को आपस में बात करनी थी, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पर प्लेटफॉर्म के रूप में फेसबुक को डेवलप किया गया था, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना अच्छा मेथड वहाँ पर रहा कि उसको वर्ल्ड वाइड अब सबसे बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क जो है वो फेसबुक को ही माना जाता है ना। तो इस वजह से इंटरनेट एक, मतलब एक ऐसा टूल आया जिसके माध्यम से आप फाइल्स को
शेयर कर पाएंगे। पहले तो अर्जेंटली जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो खुफिया जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं वो तो आपने कर दी, लेकिन उसके बाद में अब इंटरनेट को ब्रॉड लेवल पर कैसे ले गए, इंटरनेट को फ्री कर दिया गया है ना। 4G आया, जियो है ना, जियो दे दनादन। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में ये हुआ कि भाई जो आपका ये इंटरनेट है, ये धीरे धीरे जो ये फ्री इंटरनेट है, इसके माध्यम से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपने देखा है भाई, जियो जब से आया, जब से 4G हमारा आया, इंटरनेट पे बाढ़ आ गई क्रिएटर्स की, है ना। चाहे वो टिकटॉक रहा हो, एक समय पर भारत में तो बैन हो गया है ना, लेकिन और देशों में चल रहा है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक को रिप्लेस किसने किया, इंस्टाग्राम की रील्स ने टिकटॉक को भी रिप्लेस किया। फेसबुक में भी रील्स का कॉन्सेप्ट आया। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, आप इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आपके पास में किसी भी चीज को सेव करने का, किसी भी चीज को पेशेंटली सुनने का समय नहीं है। आपने बस स्वाइप किया और आपकी अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने तैयार है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये केवल पॉसिबल होता है इंटरनेट के माध्यम से, है ना। इंटरनेट के माध्यम से ही ये केवल पॉसिबल हो पाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इंटरनेट का बेसिक्स समझेंगे, कंप्यूटर का मतलब एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में फिर आने वाली क्लासेस में इसको डीप लेवल पर टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वर्किंग विद द इंटरनेट। ठीक है, वर्किंग विद द इंटरनेट बेसिकली हम लोगों को अगर एक रूपरेखा बनाए तो यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम मान लीजिए ये बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सा कंप्यूटर सिस्टम, है ना। अब टेढ़ा मेढ़ा सा कंप्यूटर सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे टेढ़े मेढ़े से कंप्यूटर सिस्टम में लेकर के जाएगा। क्या करेगा, ये दूसरे टेढ़े मेढ़े से कंप्यूटर सिस्टम में लेकर के जाएगा। कैसे, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। कैसे लेकर के जाएगा, ये इंटरनेट के माध्यम से लेकर के जाएगा। अब देखिए, अब इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का अगर हम लोग परिचय देखें, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है इंटरनेट जो है, आपको याद रखना है इंटरनेट जो है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन को प्रसार करने, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक माध्यम मात्र है और कुछ भी नहीं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ही स्थापित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे प्रकार भी देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली दो कंप्यूटर सिस्टम या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ एक नेटवर्क में लाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो ये एक कलेक्शन है, क्या, ये एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का। ये क्या करेगा, ये शेयर कर सकता है डेटा को और रिसोर्सेज को, है ना, डेटा को और रिसोर्सेज को। यहाँ पर हम लोग डेटा को भी शेयर करते हैं और साथ में बहुत सारी रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं, है ना। रिसोर्सेज को भी हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, कहाँ पर, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियलिटी आप समझ सकते हैं, इसरो को इंफॉर्मेशन नासा को शेयर करेगा, वो कैसे करेगा, वो भी इंटरनेट के माध्यम से करेगा। या फिर जो एक चमन लाल है, चमन लाल अपनी जो फाइल्स हैं वो नमन लाल को भेजेगा, वो कैसे भेजेगा, वो भी इंटरनेट के माध्यम से। तो ब्रॉड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, है ना, कितना ब्रॉड है आप इसको समझ सकते हैं कि रिसर्च वर्क से लेकर के एक लोकल यूज के लिए अगर आप डेटा को या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो वो कैसे शेयर करते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही शेयर करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है किसका, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। ये यहां पर शेयर करता है डेटा को, रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो अगला नंबर आया वो आया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। टाइप्स में क्या हुआ, देखिए टाइप्स में आप बेसिकली देखेंगे कि दूरी के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को विभाजित किया जाता है। दूरी के आधार पर कैसे, दूरी के आधार पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो लोकल एरिया आप समझते हैं ना, लोकल एरिया किसको कहते हैं, लोकल एरिया आपके आसपास का क्षेत्र होता है ना। आपसे पूछा जाए आपका लोकल एरिया क्या है, तो नैनीताल में अगर आप लोकल एरिया देखेंगे तो आपको वही पॉइंट्स याद होंगे, 14 पॉइंट्स, है ना, वो लोकल एरिया है बेसिकली, है ना। जो नैनीताल में रहता है वो लोकल एरिया अपना एक बनाए हुए है ना। तो लोकल एरिया को अगर आप कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ऐसे नेटवर्क है जहां पर एक लिमिटेड एरिया, जैसे कि एक होम में, है ना, एक घर में आपके कई सारे फ्लोर्स है, मान लीजिए 4 फ्लोर में आपको इंटरनेट को यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। इसके द्वारा आपको अलग अलग, है ना, जैसे मान लीजिए 4 फ्लोर है तो ऐसा ना हो कि आपको 4 फ्लोर के लिए 4 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़े। आपको एक ही नेटवर्क आपको ऐसा क्रिएट करना है जिसके माध्यम से चारों जगह पर इंटरनेट का यूज किया जा सके। तो वो होता है क्या, वो आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपने एक होम में यूज कर लिया, या फिर आपने एक ऑफिस में यूज कर लिया, या फिर आपने एक स्कूल में उसे यूज कर दिया, तो
लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि घर है, कार्यालय है या फिर स्कूल है, इनको जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप आता है वो आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे कहते हैं मैन, है ना। इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अब उससे थोड़ा सा बड़ा, है ना। होम के बाद में अगला जो आएगा वो क्या आएगा, वो एक शहर हो जाएगा, है ना। होम के बाद में अगला जो नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा, वो शहर। एक घर है, एक घर के बाद में एक शहर बसा हुआ है, एक शहर में या एक छोटे से कस्बे में एक हमारा जो पूरा का पूरा जो एरिया कवर करते हुए एक इंटरनेट सेवा अगर वहां पर चल रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, जिसे हम लोग मैन कहेंगे। तो इसकी परिधि, इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो लैन मान लीजिए इतने एरिया को कवर कर रहा था एक घर को, मैन जो है वो कितना करेगा, वो इतना एरिया यहां पर कवर करेगा। ठीक है, मैन जो है वो इतना एरिया। अब इतना ही नहीं है, अगर मान लो इसको वर्ल्ड वाइड कर दिया जाए, है ना, इसको अगर मान लो वर्ल्ड वाइड कर दिया जाए तो एक और टाइप आता है ना। इसको अगर मान लो वर्ल्ड वाइड कर दिया जाए तो एक और टाइप आता है जिसे हम लोग वैन कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ये वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, जिससे पूरा का पूरा जो एक तरह से बहुत बड़ा एरिया इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड रहता है ना। तो उसे हम लोग वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप इसको एग्जांपल के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें कि आपका एक मोहल्ला है ना, नैनीताल में आप रहते हैं, आपका एक मोहल्ला है, नैनीताल में अगर मान लो आपके एक मोहल्ले में कनेक्ट किया गया तो वो कौन सा होगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, वो लैन रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो पूरे के पूरे नैनीताल में अगर एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो वो मैन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, मैन हो जाएगा। इसके बाद में अगर मान लो पूरा का पूरा भारत, है ना, पूरा का पूरा भारत, बहुत बड़ी परिधि, है ना, बहुत बड़ी परिधि अगर हम लोग ले रहे हैं तो वहां पर जो एरिया नेटवर्क रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। कौन सा, वो वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। तो वैन को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैन को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, इनके लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क से, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अगर कनेक्ट कर रहे थे, बार बार हम लोग कह रहे हैं भाई कनेक्ट करते हैं, क्या ज़रूरत है कनेक्ट करने की। सबसे बड़ी जो ज़रूरत कनेक्ट करने की है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि इंटरनेट कैफ़े में आप गए होंगे, है ना। इंटरनेट कैफ़े में आप किसी भी मॉनिटर से, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से आप अगर प्रिंट का कमांड देते हैं ना, तो प्रिंटर वहां पर एक होता है। ठीक है, प्रिंटर एक या मैक्सिमम दो होगा, है ना। वो प्रिंटर ऑटोमेटिकली उस चीज को प्रिंट कर देगा, चाहे जो भी कंप्यूटर सिस्टम हो। क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पर रिसोर्स शेयरिंग का यूज कर रहे हैं। रिसोर्स क्या है, हमारा प्रिंटर है, हमें करना क्या है, प्रिंटिंग करना है। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं जो कि एक ही जगह पर लैन से कनेक्ट हैं, एक ही प्रिंटर से कनेक्ट हैं, ये यहां से प्रिंट आउटपुट के फॉर्म में दे देंगे, है ना। ये क्या करेंगे, ये प्रिंट आउटपुट के फॉर्म में दे देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे हम लोग रिसोर्स शेयरिंग में और क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं और साथ में इंटरनेट को भी हम लोग यहां पर शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को भी यहां पर हम लोग शेयर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, यहां पर एक फास्ट कम्युनिकेशन है। अगर मान लो वही चीज है, वही जो एग्जांपल हम लोगों ने सर्च किया था कि भाई अगर मान लो कोई एक इंफॉर्मेशन या कोई फाइल को हमें लेकर के जाना है दिल्ली में या फिर लखनऊ में, है ना। दिल्ली और लखनऊ में अगर लेकर के जाना है, फिजिकली लेकर के जाना है, तो टाइम मैनेजमेंट वहां पर दिक्कत आएगी, है ना। टाइम मैनेजमेंट, अब तेजी से संचार कैसे हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से, है ना। कैसे, इंटरनेट के माध्यम से। अब आप ईमेल करके कोई बहुत बड़ी सी फाइल भी भेज सकते हैं, चैट के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े लेवल पर आप भी देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे उद्घाटन कर देते हैं, है ना। बहुत सारे उद्घाटन कर देते हैं, बहुत सारी घोषणाएं कर देते हैं। कैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कैसे पॉसिबल है, हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कैसे कैच कर पा रहे हैं, तो वो उसके पीछे जो रीजन है वो है केवल और केवल इंटरनेट। क्या है, केवल और केवल उसके पीछे जो रीजन है वो है इंटरनेट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो नंबर आता है वो डेटा बैकअप एंड स्टोरेज का। किसका, डेटा बैकअप एंड स्टोरेज। अब देखिए, आपको इंफॉर्मेशन याद तो रहेगी नहीं, है ना आपको। अब देखिए, पता है क्या होता है,
जो मान लो, अगर मान लीजिए हमारे कोई इंपॉर्टेंट फाइल है ना, इंपॉर्टेंट हमारी कोई फाइल है, हमने क्या किया, कुछ नहीं सोचा, हमें उसको याद करने, हमें उसे सेव करने का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एक पर्सन को भेज देंगे, उसके बाद में ऐसे याद रखेंगे कि यार ये वाली फाइल तो हमने उन्हें भेजी थी, और उनके चैट पर, व्हाट्सएप पर सारे लोग ये करते हैं ना, हम लोग एक अपना, या तो एक तरीका होता है कि अपना एक ग्रुप बना लिया है ना। ग्रुप अगर नहीं बना रहे हैं तो भाई के, मम्मी के, पापा के चैट में वो चीज़, वो फाइल हम लोग आसानी से शेयर कर देते हैं, और जब भी हमें एक्सेस करनी है हम लोग डायरेक्टली उस चैट से एक्सेस कर लेते हैं, है ना। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है। डेटा बैकअप, अब यहाँ पर डेटा का लॉस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें फाइल को स्टोर करके फिजिकली नहीं रखना पड़ता किसी भी डिवाइस में, क्योंकि डिवाइस में आपको पता है पहले चलता था कॉम्पैक्ट डिस्क चलती थी, सीडीज चलती थी। अब वो जो सीडीज चला करती थी, तो वो जो सीडीज थी वो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, है ना। आपको याद होगा, अगर आपकी शादी जो है वो 2000 के आसपास में हुई होगी, तो आपकी पे शादी की एक सीडी बनी होगी, है ना। सीडी 1990s से लेकर के 2000 तक जो ज़्यादातर जो वीडियोग्राफी होती थी वो सीडी में कैप्चर की जाती थी, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी कि उनका जो सीडी है वो खराब हो गई, है ना, सीडी खराब हो गई, तो वो स्टोरेज का एक प्रॉब्लम हमेशा लगातार रहता ही रहता था। इस वजह से इंटरनेट इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है ना, कंप्यूटर नेटवर्क इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिवाइसेस, है ना। नेटवर्क की जो डिवाइसेस होती हैं उनको भी देखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग ये काम कर पाते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो है राउटर। ये डिवाइस है ना, ये डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को, और डायरेक्ट करता है डेटा पैकेट्स, मतलब ये विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, और डेटा पैकेट्स को मार्ग दिखाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई इंफॉर्मेशन जाती है ना, तो ये हमेशा डेटा पैकेट्स के माध्यम से जाती है। किसके माध्यम से? डेटा पैकेट्स के माध्यम से जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है कि कौन सी ऐसी इंटरनेट की डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट्स के माध्यम से या फिर डेटा पैकेट्स को मार्ग दिखाने का कार्य करता है ना। तो राउटर का मतलब रूट दिखाना, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। राउटर का मतलब क्या है? जो रूट दिखा रहा है ना, क्या कर रहा है? जो रूट दिखा रहा है उसी को राउटर कहेंगे। नाम से थोड़ा सा गेस करके करते हुए चलें तो डेटा पैकेट्स जो है, डेटा पैकेट्स को ये रूट दिखाने का काम करता है और विभिन्न नेटवर्क को ये जोड़ने का भी काम करता है। तो नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राउटर है, जो कि डेटा पैकेट्स को रूट दिखाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगर किसी भी पॉइंट में देखिए, किसी भी पॉइंट में, किसी भी इमेज में, किसी भी स्लाइड में अगर आपको दिक्कत आएगी, ये रिकॉर्डेड वीडियो है पूरी तरह से, ये आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप यूट्यूब पर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर उस पॉइंट को आप डायरेक्टली ग्रुप पर, हमारे यूके ट्रिपल एस सी का अलग से ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर अपने डाउट को जरूर क्लियर करिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है डाउट्स रह जाएं, क्योंकि लाइव में तो हम लोग सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में हो सकता है डाउट्स एक आधे रह जाएं, तो आप उनके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से आप अपने डाउट्स को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में जो अगला एक डिवाइस आती है वो आती है स्विच। स्विच जो है वो एक लैन में कई कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेगी और डेटा ट्रैफिक को, ये है ना, डेटा ट्रैफिक, आपने देखा होगा ट्रैफिक हवलदार होते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? आगे आओ भाई, आगे आओ, है ना, एक साइड रोक देते हैं, दूसरी साइड से लोग गाड़ियों को निकाल देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, ताकि वहां पर एक डेडलॉक कंडीशन ना आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि डेटा का ओवरऑल ट्रांसफर ही रुक जाए, है ना, डेटा का ओवरऑल ट्रांसफर ही यहां पर रुक जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो स्विच इसी तरह से एक डिवाइस ऐसी है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को लैन में एक तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स को क्या करते हैं? लैन में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो डिवाइस आ जाती है वो मॉडम हो जाती है। मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है ना, यहां पर देखिए आप मॉडम लिखा है ना, मॉडम में एमओ जो है वो हमारा मॉड्यूलेशन है, क्या है? मॉड्यूलेशन है। और डीईएम क्या है? ये डीमॉड्यूलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेट के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का और डीमॉड्यूलेट करने का काम करेंगे। जब सोर्स से चलेगा तो उसे जरूरत पड़ेगी मॉड्यूलेशन की, जब ये एक तरह से जहां पर डेस्टिनेशन पर जब ये पहुंचेगा तब इसको जरूरत पड़ेगी डीमॉड्यूलेशन की। तो
मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता, किसके माध्यम से किया जाता है, मॉडेम के माध्यम से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलाउ करता है क्या, अलाउ करता है एक डिवाइस को कि कनेक्ट करे एक नेटवर्क में, है ना। एनआईसी को ये एक तरह से अलाउ करेगा, एक डिवाइस को कनेक्ट करेगा, कहां पर, नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम करेगा। ये आपने देखा होगा, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। उम्मीद है आपको ये वाली डिवाइसेस भी दोनों क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आता है टोपोलॉजी, है ना, नेटवर्क की टोपोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट, है ना। मान लो कोई एक नेटवर्क, टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो डिवाइसेस हमारी कनेक्ट है ना, वो किस फॉर्म में कनेक्ट है, किस फॉर्म में कनेक्ट है ना। कोई यहां पर रिंग के फॉर्म में कनेक्ट तो नहीं है, या फिर रिंग हो, या फिर कोई एक स्टार के फॉर्म में कनेक्ट भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उनके अरेंजमेंट को ही हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, है ना, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब उसमें जो प्रमुख पार्ट हो जाता है वो बस टोपोलॉजी। हालांकि ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हाई लेवल पर जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको एक आइडिया पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टोपोलॉजी कहीं पर शब्द आ जाए तो आपको पता ही ना हो, है ना। तो देखिए, बस टोपोलॉजी सबसे पहले आती है, सभी डिवाइस एक ही संचार रेखा का उपयोग करें, है ना। एक ही संचार रेखा का उपयोग करने वाली सभी डिवाइसेस अगर हैं तो वो क्या होगी, वो एक बस टोपोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है। वहां पर हम लोग बस टोपोलॉजी का यूज करेंगे। इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया, एक ही संचार रेखा का यहां पर उपयोग किया गया। दूसरा जो हो जाता है स्टार। स्टार का मतलब यह है कि जितनी भी डिवाइसेस है ना, जैसे मान लो यहां पर हम लोगों ने कितनी डिवाइसेस बनाई, हम लोगों ने यहां पर 5 डिवाइसेस बनाई, और 5 की 5 डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। यहां पर एक सेंट्रल डिवाइस है और सारी की सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट हैं, इस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पास में मान लो कि ऐसा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये सारे लोग क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को मांगने की कोशिश करेंगे, और ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये इनको इंफॉर्मेशन प्रदान करने का काम करेगी। तो स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्टार टोपोलॉजी में हम लोग सारी डिवाइसेस को सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाता है रिंग टोपोलॉजी। यहां पर आप सर्कुलर लूप, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में बनाया, क्या बनाया था, 5 डिवाइसेस थी, है ना, 5 डिवाइसेस थी। इनको हम लोगों ने सर्कुलर लूप में अगर कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, यहां पर हम लोगों ने इन्हें सर्कुलर लूप में कनेक्ट कर दिया। कोई बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, केवल ये सारे के सारे सर्कुलर लूप में कनेक्ट हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी रिंग टोपोलॉजी। जैसा नाम है, नाम में क्या है, रिंग, रिंग जैसे सर्कल, है ना। तो सर्कल में ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है मैश टोपोलॉजी, है ना। मैश टोपोलॉजी बहुत अच्छी है। यहां पर मेश का मतलब आप समझते हैं, बहुत मेसी हो गया, है ना, बाल मेसी हो जाते हैं ना, कैसे होते हैं। यहां पर एक डिवाइस जो है ना, वो हर एक डिवाइस से, पहले तो हम लोग यहां पर रिंग टोपोलॉजी बना लेते हैं, उसके बाद में हर एक डिवाइस का कनेक्शन हम लोग हर अलग अलग डिवाइस से कर देते हैं, ठीक है। यहां पर कोई ऐसी डिवाइस ना रहे जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना रहे, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक मेश बन गया, जिसे हम लोगों ने मेश टोपोलॉजी का नाम दिया। क्या नाम दिया, मेश टोपोलॉजी का नाम दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने का एक माध्यम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, अब यहां से हम लोग देखेंगे इंटरनेट, है ना। अभी हम लोगों ने कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना सीखा। हम लोगों ने देखा लोकल एरिया नेटवर्क, हम लोगों ने देखा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हम लोगों ने देखा वाइड एरिया नेटवर्क, हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की नेटवर्क की टोपोलॉजी भी देखी, हम लोगों ने नेटवर्क का बेनिफिट भी देखा, फायदा क्या है इसका, क्यों नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है, वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहां पर देखेंगे इंटरनेट आखिर होता क्या है। देखिए, इंटरनेट की अगर परिभाषा की बात करें, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है ना। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट हैं, उनको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके माध्यम से, है ना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके माध्यम से ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है। नेटवर्क अभी हम लोगों ने देखा है सारे प्रकार के नेटवर्क। तो नेटवर्क का एक ग्लोबल, एक वाइड एरिया नेटवर्क से भी बड़ा नेटवर्क है, जो कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आईपी के फॉर्मेट में, टीसीपी प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में इनको कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लाखों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने
जाएगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आगे अभी आएगा, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेट की परिभाषा आपको इतनी कम से कम पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगला आता है बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अभी आईपी की बात कर रहे थे, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल टर्म्स हैं, कुछ बेसिक यहाँ पर शब्दावली है, उनको देख लेते हैं। एक होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक नंबर होता है एक डिवाइस का, ठीक है। जैसे मेरी ये डिवाइस है, तो यहाँ पर इस डिवाइस का कुछ एक यूनिक नंबर होगा, 192.168. अगर मान लो ट्रिपल न्यूट्रल वेब देखें, अगर न्यूट्रल नेटवर्क देखें, तो वहां पर क्या बनता है? वहां पर 192.168.0.0। इसी प्रकार से हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी नंबर, आप इन्हें आधार कार्ड समझ सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम का एक अपना आधार कार्ड नंबर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। और आप अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, तो आप किसके माध्यम से करोगे? कौन पूछ रहा है वो उस इंफॉर्मेशन के माध्यम इंफॉर्मेशन को? तो वो कौन होगा? वो आपका आईपी एड्रेस रहेगा। क्या होगा? वो आपका आईपी एड्रेस रहेगा। ये एक विशिष्ट नंबर है ना, ये एक विशिष्ट नंबर है, जो कि एक डिवाइस का अपना यूनिक नंबर ये होता है। जैसे हमारा एक आधार कार्ड है ना, उसकी कॉपी नहीं होती, उसी प्रकार से जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसका आधार कार्ड, उसकी एक यूनिक आईडी क्या है? वो हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है, आईपी एड्रेस है। उसके बाद में अगला जो टर्म आता है, वो आता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। जो वेब एड्रेस है, अब इसमें एक्सेस करना है हमें वेबसाइट को, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें वेबसाइट को एक्सेस करना है। आप गूगल करते हो ना, आप सबसे जो यूजलेस वेबसाइट है यूकेपीएससी, जहां पर कोई भी अपडेट नहीं आता, उसको भी लेकिन आप सर्च करते हो ना। उसके बाद आप जैसे यूकेपीएससी गूगल पर सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च करना पड़ता है। गूगल सर्च करते हो, गूगल के बाद में आप यूकेपीएससी सर्च करते हो। तो ये सब क्या है? ये इन वेबसाइट्स के यूआरएल हैं। आप यहां पर केवल यूकेपीएससी सर्च कर रहे हो, और सर्च इंजन एक गूगल है हमारा, जो कि यूकेपीएससी से रिलेटेड कुछ रेलिवेंट यूआरएल आपके सामने, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये उस वेबसाइट का एक तरह से आधार कार्ड है। ये क्या है? ये उस वेबसाइट का आधार कार्ड है, यूनिक आईडी है, यूआरएल। एक वेबसाइट का एक ही यूआरएल होता है। जैसे हमारा आप यूआरएल नीचे देख रहे हो, है ना, www.shikshatown.in। ये क्या है? ये शिक्षा टाउन का यूआरएल है। आप ये लिखोगे तो आपको शिक्षा टाउन की वेबसाइट खुल कर के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, यूकेपीएससी इसी तरह से क्या कर रहा, आप यूकेपीएससी आपने सर्च किया तो आपको एक सजेशन मिलेगा, www. है ना, www.ukpsc, है ना, ukpsc.in या .com, है ना, .in या .com। इसके पहले लिखा होगा https, है ना, https। तो ये एक यूआरएल को लिखने का तरीका है। ये क्या है? ये एक यूआरएल को लिखने का तरीका है। कैसे? https कोलन लगाएंगे, फिर डबल स्लैश लगाएंगे, फिर www.google.com, है ना। उसी प्रकार से अगर मान लो यूकेपीएससी सर्च कर रहे होते तो यूकेपीएससी.com, अगर मान लो फेसबुक सर्च कर रहे होते तो facebook.com, अगर मान लो हम लोग व्हाट्सएप सर्च कर रहे होते तो whatsappweb.com, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो सोशल नेटवर्क, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, उनके अलग अलग यूआरएल होते हैं। वो यूआरएल उनकी यूनिक आइडेंटिटीज होते हैं, जिनके माध्यम से आप उनको आसानी से एक्सेस कर पाते हो। अब देखिए, इसके बाद में अगला जो नंबर आता है वेब ब्राउजर। अब हम लोगों ने ये चीज कहां पर की थी? गूगल पर की थी ना। गूगल, इसके अलावा जो हमारे वेब ब्राउजर हैं, उसमें जो प्रमुख नाम आता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है, जो जिसे हम लोग पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते थे, उसी को मॉडिफाई करके एज कर दिया गया। फायरफॉक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और उसके बाद में गूगल का क्रोम होता है ना, गूगल का क्रोम होता है। ये बहुत सारी, जैसे आपने केवल लिख दिया यूकेपीएससी, है ना, यूकेपीएससी, तो अब ये जो वेब ब्राउजर्स हैं, ये क्या करेंगे? यूकेपीएससी से रिलेटेड जो रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं ना, ये इनको आपके सामने ला करके, उनके लिंक्स आपके सामने ला करके दे देंगे, है ना। ये क्या करेंगे? उनके लिंक्स ला करके आपके सामने दे देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आता है वो आता है सर्च इंजन, है ना। सर्च इंजन का मतलब, जैसे हम लोगों ने गूगल पर सर्च किया ना, तो उसी प्रकार से टूल, ये एक टूल है जो कि इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आपने इमेज सर्च किया, आपके सामने इमेज आ गई। आपने वीडियो सर्च किया, आपके सामने वीडियो आ गया। आपने वेबसाइट का डॉक्यूमेंट सर्च किया, आपके सामने डॉक्यूमेंट आ गया। आपने वेबसाइट का सॉफ्टवेयर सर्च किया, आपके सामने सॉफ्टवेयर आ गया। .exe फाइल भी आ गई, .pdf फाइल भी आ गई, .doc फाइल भी आ गई, उसका ppt भी आ गया, उसका xls भी आ गया। सब कुछ आपको मिल जाता है जो आप वहां पर कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो कीवर्ड को डाल करके किसी वेबसाइट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वो
कर रहा है आपसे सर्च इंजन। क्या कर रहा है? सर्च इंजन। जैसे जो प्रमुख सर्च इंजन यूज होते हैं उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो गूगल का होता है। मोस्ट वाइडली गूगल का ही हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? गूगल का ही हम लोग यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म आता है डाउनलोड का, ठीक है। मान लो इंटरनेट कभी कभी ऐसा होता है ना यार, 1.5 GB खत्म हो गया, अब तो हम लोग ये वाली फाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में इंटरनेट नहीं है। तो उस फाइल को हम लोग परमानेंटली अपने फोन में स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे? डाउनलोड करके, है ना। कैसे? डाउनलोड करके। तो यहां से हम लोग डेटा को लेते हैं, गेटिंग द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट टू योर डिवाइस, है ना। गेटिंग द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट टू द डिवाइस। इंटरनेट से अपने डिवाइस में डेटा को लाने का कार्य कौन करता है? वो डाउनलोड का ऑप्शन करता है। अपलोड, अगर मान लो अभी ये क्लास बन रही है ना, अभी ये क्लास आपको यूट्यूब पर अपलोड करी जाएगी, आपको ये क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर भी अपलोड करी जाएगी, दोनों ही जगह पर अपलोड की जाएगी। तो ये क्या प्रोसेस है? आपकी डिवाइस में ये फाइल है, अभी ये जो मेरे ये जो वीडियो बन रहा है ये मेरी डिवाइस में रहेगा। अब इस डिवाइस से हमें कहां पर अपलोड करना होगा? इस डिवाइस से हमें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो कहीं पर इंटरनेट में अगर फाइल को हम डाल रहे हैं, इंटरनेट में अगर फाइल को हम लोग डाल रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, अगर इंटरनेट में फाइल को डाल रहे हैं तो उसे अपलोड करेंगे, अगर इंटरनेट से फाइल को ले रहे हैं तो उसे डाउनलोड करेंगे। इन दोनों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, जिनका बेसिक कंप्यूटर्स में नहीं होता है उनको ये दिक्कत आती है, इस वजह से दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं एडवांटेज पर। इंटरनेट का लाभ क्या है? सबसे पहले तो भाई हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अब तो हमारे पास में चैट जीपीटी है और हमारे पास में ग्रॉक जैसे एआई टूल्स हैं जो कि दुनिया भर की रिसर्च अपने पास में, उनके पास में अवेलेबल है। आपको जस्ट एक्सेस करना है, आपको पूछना है चैट जीपीटी से अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो वो समीकरण को समझाते हुए अगले प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। आपको किसी भी पॉइंट के बारे में, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, इसमें किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, कौन बताएगा? एआई टूल बता देगा। तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। क्या हो गया है? बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अगला आता है संचार। भाई अगर इंटरनेट नहीं होता तो फलाने फलाने जो होते हैं उनसे बात आप कैसे करेंगे, है ना। फलाने फलानों से बात कैसे होती है? इंटरनेट के माध्यम से। आप चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आप यहां पर ईमेल भी करते हैं, है ना। तो इससे कम्युनिकेशन थोड़ा सा आसान हो गया। आप घर बैठे अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने दोस्त यार से, सबसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा एक लाइवली एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो ऑनलाइन सेवाएं। इसमें ऑनलाइन सर्विसेज में बैंकिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इस ऐसी कुछ सेवाएं यहां पर उपलब्ध होती हैं, है ना। ऐसी कुछ सेवाएं यहां पर उपलब्ध होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। दूरस्थ कार्य में क्या होगा? वर्क फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग क्लाउड टूल्स, है ना। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, रिमोट वर्क, मतलब आप बैठे हुए हैं, आप कहां पर? आप नैनीताल में बैठे हुए हैं। हमने बताया था ना कि एक्सेल की फाइल को हम लोग शेयर कर देते थे, शेयर करने के माध्यम से दो लोग फिर साथ में उसी सेम एक्सेल की फाइल पर काम कर सकते थे। उसे क्या कहा जाता था? रिमोट वर्क कहा जाएगा, जहां पर आप फिजिकली मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसमें अपडेट भी कर सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट वर्क भी यहां पर हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या हो गया इंटरनेट का, ठीक है। इंटरनेट के खतरे भी हैं, है ना। बहुत सारे हम लोगों ने यहां पर चीजें देखी हैं जो फायदे हैं, लेकिन खतरे भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि इंटरनेट में हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि पाकिस्तान हमारे फोन्स को, हमारी डिवाइसेस को हैक करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ वायरसेस जो है वो उसको फाइल्स के फॉर्म में शेयर कर रहा था, है ना, जिसे हमें डाउनलोड करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी। तो वो वायरस और मालवेयर जो है वो क्या करते हैं? वो डिवाइस के डेटा को हार्म करते हैं, डिवाइस को हार्म करते हैं, डिवाइस में मल्टी फाइल्स जनरेट करते हैं, जिससे डिवाइस हमारी स्लो हो जाती है। तो वायरस और मालवेयर जो है वो क्या करता है? वो यहाँ पर वायरस और मालवेयर भी इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हमारे डेटा को भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, डेटा को लीक भी करा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें यहां पर की जा सकती हैं। अब देखिए, इसके बाद में फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक का मतलब फेक वेबसाइट बनाई जाए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक फोन आया था, आपको याद हो, है ना, इंडिपेंडेंस करके एक फोन आया था, 250 रुपए में, 251 रुपए में एक फोन आया था, फेक वेबसाइट। बहुत सारे लोगों ने, अरे 251 रुपए में एक स्मार्टफोन मिल रहा है, सब लोगों ने बुक कर दिया। बुक करने के बाद क्या हुआ? वो कंपनी, वो पूरा का पूरा वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश, खत्म, वो गायब,
है ना, कहाँ चले गए, कितना पैसा लिए, सब पूरी तरह से गायब, है ना। तो इसके माध्यम से नकली वेबसाइट बना करके भी यहाँ पर गलत काम किए जा सकते हैं, डेटा की चोरी की जा सकती है। साइबर धमकी आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है साइबर धमकी का, है ना। आपके पास में फोन आएगा, कोई यहाँ पर आपको, जो आप कॉल किसी को करते हैं तो आपको उसमें सुनाई भी देता है, आपके पास में अगर कोई इनकम टैक्स अधिकारी, कोई पुलिस वाले, किसी जज का अगर कॉल आए तो वो साइबर अपराधी हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से साइबर बुलिंग भी इंटरनेट के माध्यम से, तो आपदा या आविष्कार हर जगह पर अवसर जरूर निकलता है, अवसर जरूर निकाल लिया जाता है। ऑनलाइन उत्पीड़न और गाली गलौज भी यहाँ पर होती है, या फिर फाइनेंशियली भी आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जाता है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी इफेक्ट कर दिया जा सकता है। तो ये इसका एक गलत तरीके का यूज भी है ना। तो आविष्कार को जरूरी नहीं है कि एक तरह से हमेशा पॉजिटिवली ही यूज किया जाए, उसे जो है एक अवसर की तरह से बहुत सारे गलत लोग भी उसको यूज करते हैं। उसके बाद में आता है डेटा की चोरी, हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना, अनऑथराइज्ड अनअधिकृत रूप में जो डेटा पहुंचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हैकिंग कहते हैं, डेटा की चोरी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेफ्टी मेजर्स, अब अगर मान लो बचना है तो क्या करना है, इंटरनेट में हम लोगों को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस को इंस्टॉल करना होता है। अब तो जो हमारी करंट विंडोज हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि विंडोज का फायरवॉल है ना, जैसे कि विंडोज का डीफ्रैगमेंट है। तो ये अनयूज्ड और अननेसेसरी फाइल्स को ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम से बाहर करने का काम करते हैं। तो अब तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग फायरवॉल के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खतरों से सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरस को भी यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस बेसिकली एक फाइल होती है जो कि वायरस को डिटेक्ट करती है और उसको रिमूव करने का काम करती है, ताकि आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई थेफ्ट, किसी भी प्रकार का डेटा लॉस, किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अगला जो सेफ्टी मेजर है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, आपको अपने जो पासवर्ड्स हैं उन्हें आपको रेगुलरली चेंज भी करना चाहिए, है ना। रेगुलरली चेंज करने के साथ साथ में आपको अपने पासवर्ड को मजबूत बनाना चाहिए। और ऐसा माना जाता है ना, जैसे आप कोई पासवर्ड अगर अपना बना रहे हैं तो आप उसमें कैपिटल लेटर का भी यूज करें, है ना, क्या करें, आप उसमें कैपिटल लेटर का भी यूज करें, आप उसमें स्मॉल लेटर का भी यूज करें, आप उसमें जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज करें। किसका स्पेशल कैरेक्टर, जैसे ऐट हो गया, स्टार हो गया, डिवाइड हो गया, इस तरह के कुछ स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करें। उसके बाद में आप कुछ वहां पर नंबर्स का भी यूज करें, क्या करें, आप वहां पर नंबर्स का भी यूज करें। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना होता है, जिसके माध्यम से आपका पासवर्ड जल्दी से कोई क्रैक ना कर पाए, गेस ना कर पाए, और आपका जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेफली मौजूद हो, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा सावधानी अभी हम लोगों ने बरती भी थी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो संदिग्ध कोई भी लिंक है, किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक है, वो किस प्रकार की आपसे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मांग ले ये आपको पता नहीं चलता। तो किसी भी प्रकार की कोई सस्पिशियस जो लिंक है उन पर आपको क्लिक करने से भी बचना होता है ना। उन पर भी आप अगर क्लिक कर देते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, आपकी जो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं उनका एक्सेस कहीं और चला जा सकता है, और वो लोग बैठ करके आपकी फाइल का मिसयूज कर सकते हैं, आपको उसको गलत तरीके से यूज करके आपको वो परेशान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सस्पिशियस लिंक आती है तो उससे आपको, उसमें क्लिक करने से आपको बचना होता है। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, द्विचरणीय प्रमाणीकरण में सक्षम करें। यहां पर आप एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पर भी ये फीचर दिया गया है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से बेसिकली टू फैक्टर, है ना, यहां पर क्या किया जाता है, टू फैक्टर, यहां पर लेयरिंग, मतलब आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हम लोग यहां पर एक पाथवे को निर्धारित कर देते हैं, और उससे आपकी इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर पाता। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो आया, कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहां पर देखा कि भाई कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट जो है उनको उन्होंने कम्युनिकेशन के मेथड को ही रिवोल्यूशनर उसमें लेकर के आए हैं, है ना, बिल्कुल बदल करके रख दिया है। चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो व्यवसाय हो, आप ये क्लास देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर पा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को अपलोड कर पा रहे हैं तो वो आप इंटरनेट के माध्यम से, डाउनलोड कर पा रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ने चीजों को आसान बना दिया है, लेकिन उसके साथ में इंक्रीज जो लगातार उसका इंटरनेट का यूज इंक्रीज हो रहा है, इससे सेफ और रिस्पॉन्सिबल
होना भी थोड़ा सा जरूरी है। आपको किसी भी प्रकार की कोई अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक नहीं करना होता है, आपको किसी भी प्रकार की ओटीपी को शेयर नहीं करना होता है, आपको किसी भी प्रकार के नॉन ऑथराइज्ड ऐप को इंस्टॉल नहीं करना होता है ना। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर प्रिकॉशन के माध्यम से आप इंटरनेट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा शिक्षा टाउन क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप ये सोचिए अगर इंटरनेट ना होता तो ये पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप ही ना हो पाता, आप ये क्लास को एक्सेस कर ही ना पाते, आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल ही ना पाती, है ना। तो इंटरनेट का एक तरह से जो पॉजिटिव यूज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां पर पॉजिटिविटी आती है वहां पर निगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो कुछ लोग इसको एज अ टूल भी यूज करते हैं, एज अ वेपन भी यूज करते हैं, और कुछ लोग इसको पॉजिटिवली भी यूज करते हैं। तो आपको अपने आधार पर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको अपनी चीजों को मैनेज करते हुए चलना है, और उसके आधार पर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में वर्तमान के लिए इतना ही। अब आपको ये जो कंप्लीट सेशन है वो कैसा लगा ये आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, हमारे इतने सारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं यहां पर भी। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ये क्लास आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी, और इसी की एक क्लास आपको एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो ये 2 नंबर नीचे दिए गए हैं, आप इन पर हमारे साथ में कनेक्ट करके हमारे साथ में यूके ट्रिपल एससी बैच के बारे में या फिर अन्य किसी बैचेस के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका फीडबैक भी शेयर करिएगा, और अगर आप एप्लीकेशन पर क्लास को देख रहे हैं तो वहां पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी एक्साइटिंग रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अब रेगुलरली मिलने लगेंगे। कंप्यूटर की क्लासेस अब आपकी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी हम लोग चलेंगे, कोशिश करेंगे चीजें जल्दी से, जैसे इंटरनेट की एक तरह से फैसिलिटी सही हो जाती है ना, उसके बाद में ये क्लासेस आपको अच्छे से मिलने लगेंगी, है ना, अच्छे से लाइव फॉर्म में मिलने लगेंगी। फिलहाल में हम लोग अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ ना कुछ पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि टाइम लगातार बढ़ रहा है। आपका एग्जामिनेशन 21 सितंबर को प्रस्तावित है। एग्जाम के पहले कोर्स को खत्म करना बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी है, जिसे हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर, और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में हमारे साथ में आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।